Hello, myself Dr. Chatterjee Singh, Associate Professor, Government Law College, Kota. Today we discuss Section 58 relating to mortgage of immovable property and charges. जैसा कि पूर्व में हम मार्शलिंग थ्योरी को या क्रमबद्धन के सिद्धांत के बारे में विवेचना कर चुके हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि सेक्शन का विश्लेषण का हम करते हैं तो ये पाते हैं कि संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के द्वारा किया जाता है, अर्थात बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जहाँ पर दो जीवित पक्षकारों के द्वारा अपने कृत्य के द्वारा अपने प्रयासों के द्वारा संपत्ति का अंतरण एक जीवित से दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधान लागू होते हैं। बंधक भी एक उनमें से एक प्रकार है। मॉर्गेज भी एक टाइप है जिसमें संपत्ति एक जीवित से दूसरे जीवित को पक्षकार के कृत्य के द्वारा संपादित किया जाता है। बंधक भी संपत्ति अंतरण अधिनियम में एक विशेष महत्व रखता है। यह व्यक्ति के सामान्य जीवन में धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संपत्ति के बदले में एक उचित संव्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि बंधक को हम देखें तो एक ऐसा संव्यवहार है, एक ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें संपत्ति का अंतरण किया भी जा सकता है, परंतु स्वामित्व का अंतरण न होके उसका आधिपत्य या बिना आधिपत्य के भी एक निश्चित धन या ऋण की प्रतिभूति के रूप में प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर जो पक्षकार होगा उसको हम बंधकदार, बंधककर्ता और बंधक धन और बंधक विलेख और संपूर्ण संव्यवहार को देखें तो बंधक कहलाता है। इसको हम अपनी दृष्टि से परिभाषित करें या अपनी दृष्टि से देखें तो बंधक विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के किसी हित का वो अंतरण, इसका मतलब उसमें स्वामित्व का ट्रांसफर न होकर अचल संपत्ति में केवल हित का अंतरण है, जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले जो धनराशि होती है उस ऋण का एक प्रतिभूति या वचनबद्धता का पालन जिसे उस ऋणी को करना होगा जिसने धन उधार लिया है। तो एक बंधक धन संबंधी दायित्व लाइबिलिटीज पैदा करता है और प्रतिभूति के रूप में संपत्ति उस बंधकदार के पास प्रतिभूति के रूप में रहती है, या उसका आधिपत्य रहता है या उसके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। और जब तक धन की पूर्ति ना हो जाती, धन लौटाया नहीं जाता है, तो वो व्यक्ति उसका उपभोग करता रहता है। तो बंधक एक ही सामान्य संव्यवहार है। इसको हम देखें तो मॉर्गेज is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advance or to be advanced by way of loan. In other words, an existing or future debt or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. It means ये इसको यदि हम in other words we want to define, if question come before us as define mortgage and illustrate the different kinds of mortgages under the Transfer of Property Act, then definitely हमें फिर उस सेक्शन 58 to 59 के संदर्भ में विवेचना करनी होगी। द ट्रांसफर इज कॉल्ड,
जो संपत्ति का अंतरण करता है उसको मॉर्गेजर कहते हैं। एंड द ट्रांसफरी मॉर्गेजी कहलाता है। द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ हिज पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग और कॉल्ड मॉर्गेज मनी। एंड द इंस्ट्रूमेंट, इस दस्तावेज के माध्यम से संपूर्ण संव्यवहार किया जाता है, बाय विच द ट्रांसफर इज इफेक्टेड, is called a mortgage deed. The word mortgager and mortgagee include person deriving title from them respectively. It is very clear कि जहाँ पर बंधक कर्ता अपनी संपत्ति को ऋण के बदले में एक हित के रूप में, न कि स्वामित्व के रूप में, बंधक ग्रहीता को दे देता है, और जो धन वो लेता है उसको बंधक धन कहलाता है। और जिस दस्तावेज के माध्यम से, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में अंतरण शब्द को परिभाषित किया गया है और ये भी बताया गया है कि प्रॉपर्टी इज इमूवेबल्स एंड इट्स वैल्यू इज मोर देन 100 रुपीज एंड यू वांट टू ट्रांसफर टू इट टू अनदर पर्सन, तो डेफिनेटली यदि संपत्ति अचल है, उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा है, तो हमें संपत्ति अंतरण अधिनियम में बताए गए नियमों के अनुसार, अर्थात लिखित दस्तावेज के माध्यम से, पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से, 2 गवाहों के अनुप्रमाणन के माध्यम से इस प्रकार के संव्यवहार को पूर्ण करना होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो दस्तावेज होगा वो बंधक विल्ले के नाम से जाना जाएगा। इन केस ऑफ महमूद जस्टिस सेड ऑफ सेक्शन 58A, a mortgage as understood in this country cannot be defined better than by the definition adopted by the legislature in section 58 of the Transfer of Property Act. That definition has not in any way altered the law, but on the contrary has only formulated in clear language the notions of mortgage as understood by all the writers of textbook of Indian mortgage. Every word of the definition is borne out by decision of India Courts of Justice. So it is very important. यदि हम सेक्शन 58 को देखें और इस संदर्भ में कहा गया है कि बंधक जो होगा, अधिनियम की धारा 58 का विश्लेषण यदि करते हैं तो ये कहा गया है कि बंधक विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदायकों या वर्तमान या भावी ऋण के संदायकों या ऐसे वचनबद्ध का पालन जिसमें धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। तो इस परिभाषा को देखें, गोपाल विरुद्ध पुरुषोत्तम, इस वाद को भी यदि हम विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि न्यायाधीश महमूद ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 सब क्लोज क में दी गई परिभाषा के संदर्भ में कहा है कि बंधक की इससे अच्छी परिभाषा बंधक को समझाने के लिए सेक्शन 58 क में जो परिभाषा दी गई है ये बहुत ही बेहतर परिभाषा है और इससे इस प्रकार के संव्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है। और भी सरलतम भाषा में इसे व्यक्त हम करना चाहें तो बंधक का अभिप्राय किसी निश्चित अचल संपत्ति में किसी हित का ऐसा अंतरण जो उधार ली गई या ली जाने वाली धनराशि या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय या धन संबंधी दायित्व उत्पन्न करने वाली संविदा के पालन के लिए प्रतिभूति के उद्देश्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो हित का अंतरण होता है वो एक गारंटी के रूप में है कि जो धन उधार लिया गया है उसका रियम्बर्समेंट इस प्रॉपर्टी से हो सकता है। अर्थात बंधक के संव्यवहार में अचल संपत्ति के केवल हित का अंतरण होता है, जबकि अन्य ट्रांजैक्शंस में स्वामित्व या उपभोग का या अधिकार का अंतरण होता है। बंधक का अन्य संव्यवहार से अंतर इससे स्पष्ट हो जाता है। और भी यदि हम बारीकी से जानना चाहें कि बंधक क्या होगा
तो हमें निश्चित तौर पर इन चीज़ों को जानना होगा कि संपत्ति, अचल संपत्ति में हित का अंतरण, अचल संपत्ति का विनिर्दिष्ट होना और अंतरण का उद्देश्य उस धनराशि को प्रतिभूत करना जो उधार दी गई है या दी जाने वाली धनराशि के संदाय, वर्तमान या भावी ऋण के संदाय या आर्थिक दायित्व उत्पन्न करने वाले करार का पालन करने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को संपत्ति अंतरण में बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया है और इसमें उस व्यक्ति के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है जिसने धन के तौर पर अपने अचल संपत्ति में कोई हित किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया है। थैंक यू।